वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। आज हम पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे। सो आर यू रेडी? हर कमाने वाले इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है? टैक्स। कितना देना है, कैसे देना है और कानून क्या कहता है। टॉपिक बोरिंग है, लेकिन पूरा वीडियो देख लो, मैं मास्टर बना दूंगा, सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा। अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी मिलेगा पूरा बीएनएस सीरीज। आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का विषय एक ऐसा विषय है जिससे हम सभी वाकिफ तो हैं, लेकिन इसकी बारीकियों से अक्सर घबराते हैं। बिल्कुल, नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है। हाँ, विषय है आयकर अधिनियम 1961 यानी इनकम टैक्स एक्ट। आज हमारे पास जो स्रोत दस्तावेज है वे बहुत ही खास है। ये स्टडी आर्ट 11 द्वारा तैयार किए गए यूपीएसआई परीक्षा के नोट्स हैं। और ये नोट्स बहुत ही गहराई से तैयार किए गए हैं। एकदम सही कहा आपने। अक्सर कानूनी दस्तावेज बहुत उबाऊ या जटिल लगते हैं ना, लेकिन हमारा लक्ष्य आज यही है कि चलिए इसकी परतें हटाते हैं, इन कानूनी और परीक्षा केंद्रित नोट से सबसे काम की मलाई निकालते हैं। और मजे की बात देखिए, जब हम इस कर ढांचे की बात करते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि टैक्स की शुरुआत आजादी के बाद होगी या फिर किसी आधुनिक सरकार ने की होगी। मैंने भी पहले ऐसे ही सोचा था। लेकिन नोट्स के इतिहास वाले हिस्से में एक बहुत ही रोचक बात है। भारत में आयकर का सीधा संबंध 1857 की क्रांति से है। अरे 1857 मतलब स्वतंत्रता संग्राम से? बिल्कुल। हुआ क्या था कि उस विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार का खजाना एकदम खाली हो गया था। उनके सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट था। तो उसी खजाने को दोबारा भरने के लिए सर जेम्स विल्सन ने 1860 में भारत में पहली बार आयकर पेश किया। मतलब एक ऐतिहासिक विद्रोह ने उस कर प्रणाली को जन्म दिया जिसे हम आज अपनाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। और वही 1860 का विचार आगे चलकर 1961 के अधिनियम में बदल गया। मैंने नोट्स में देखा कि यह अधिनियम 13 सितंबर 1961 को पारित हुआ था। लेकिन ये कोई रातों रात लागू नहीं हुआ। इसे पूरे भारत में 1 अप्रैल 1962 को लागू किया गया। ये नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूपीएसआई फैक्ट भी है। और इसका आकार भी देखिए, ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है। इसमें 23 अध्याय, 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं। बाप रे। हाँ, और ये संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय है। मतलब इस पर कानून बनाने का पूरा अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। अच्छा, तो सब कुछ केंद्र के हाथ में है। अब इतने बड़े कानून में मुझे लगता है शब्दों का खेल बहुत होता होगा। बिल्कुल, कानून में आम बोलचाल की भाषा नहीं चलती। सब कुछ एकदम सटीक परिभाषाओं पर टिका होता है। जैसे नोट्स में 2 शब्दों पर बहुत जोर दिया गया है, पर्सन यानी व्यक्ति और असेसी यानी निर्धारिती। धारा 231 में व्यक्ति है और धारा 2:7 में निर्धारिती। हाँ, तो निर्धारिती का मतलब तो सीधा सा है, वो जो टैक्स या जुर्माना भरने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार है। लेकिन पर्सन की परिभाषा बहुत ही। हाँ, यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट मिला। मतलब जब हम कहते हैं व्यक्ति तो दिमाग में कोई इंसान ही आता है ना। स्वाभाविक है, लेकिन कानून की नजर में आयकर भरने के लिए व्यक्ति सिर्फ इंसान नहीं है। इसमें हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF, कोई कंपनी और फर्म भी शामिल हैं। एकदम सही। मतलब टैक्स सिर्फ हम इंसानों पर नहीं लगता, इन कंपनियों और संस्थाओं पर भी लगता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो सोचिए, कोई भी कंपनी व्यापार करके करोड़ों का मुनाफा कमाती और टैक्स के नाम पर 1 रुपया नहीं देती, क्योंकि वो इंसान नहीं है। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी खामी हो जाती। अच्छा, परिभाषाओं की ही बात करें तो एक और चीज है जो बहुत कंफ्यूज करती है, गत वर्ष और निर्धारण वर्ष। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, ये तो हर किसी को परेशान करता है। बिल्कुल, मतलब साल तो 1 जनवरी से शुरू होना चाहिए, पर यहाँ कुछ और ही चल रहा है। देखिए, टैक्स की दुनिया में साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। और नोट्स में इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक दी गई है। हाँ, वो PY और AY वाली। हाँ, PY मतलब प्रीवियस ईयर, जिसे याद रखने की ट्रिक है पैसा कमाओ। जैसे मान लीजिए 2024-25 में आपने पैसा कमाया, ठीक है। और AY मतलब असेसमेंट ईयर, जिसकी ट्रिक है टैक्स भरो। तो जो पैसा 2024-25 में कमाया, उसका हिसाब और टैक्स आप अगले साल यानी 2025-26 में भरेंगे।
बहुत ही आसान कर दिया इसे, पैसा कमाओ और अगले साल टैक्स भरो। अच्छा, अब ये बताइए कि ये टैक्स भरेगा कौन? मेरा मतलब है, भारत का निवासी किसे माना जाएगा? क्या सिर्फ नागरिकों को? नहीं, नागरिकता और निवास स्थिति, जिसे रेजिडेंशियल स्टेटस कहते हैं, दोनों एकदम अलग चीजें हैं। धारा 6 में इसका जिक्र है, कोई विदेशी भी भारत का निवासी हो सकता है और टैक्स भर सकता है। तो फिर ये तय कैसे होता है? ये पूरी तरह से भारत में बिताए गए दिनों पर निर्भर है। नियम कहता है कि पिछले वर्ष में अगर कोई 182 दिन यानी साल का करीब आधा हिस्सा भारत में रहा है तो वो निवासी है। सिर्फ 182 दिन? हाँ, और अगर कोई इसे पूरा नहीं करता तो एक दूसरा विकल्प भी है। अगर कोई पिछले 4 सालों में कुल 365 दिन और पिछले 1 साल में 60 दिन भारत में रहा हो तो भी वो निवासी मान लिया जाएगा। अच्छा, तो मतलब अगर कोई अनिवासी भारतीय है, NRI है, तो उसे अपने दिनों की गिनती बहुत सोच समझकर करनी पड़ती होगी। बिल्कुल, एक दिन ऊपर नीचे हुआ और आपकी पूरी दुनिया भर की कमाई भारत में टैक्स के दायरे में आ सकती है। बाप रे। अच्छा, मान लीजिए कोई निवासी तय हो गया, अब वो पैसे कमा रहा है। नोट्स में आय के स्रोतों को याद रखने के लिए एक बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है, SHBCO। SHBCO। हाँ, धारा 14 में आय के 5 प्रमुख स्रोत बताए गए हैं। SHBCO बहुत काम का फॉर्मूला है। चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला है S, यानी सैलरी या वेतन। ये धारा 15 में आता है। बिल्कुल, जहां भी नौकरी वाला मामला है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिश्ता है, वो यहां आएगा। फिर दूसरा है H, यानी हाउस प्रॉपर्टी या गृह संपत्ति। धारा 22 से 24 तक। इसमें मुख्य रूप से घर को किराए पर देने से जो कमाई होती है वो गिनी जाती है। हाँ। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प अपवाद है। वो कौन सा? अगर आप अपने ही घर में रह रहे हैं, हाँ। जिसे सेल्फ ऑक्यूपाइड कहते हैं, तो उस घर से आपकी आय शून्य मानी जाएगी। क्योंकि आप खुद को तो किराया देंगे नहीं, है ना? हाँ, ये तो बिल्कुल तार्किक है। फिर तीसरा है B, मतलब बिजनेस या प्रोफेशन। हाँ। धारा 28। जैसे किसी दुकानदार का मुनाफा या किसी वकील की फीस। और चौथा C, यानी कैपिटल गेन्स, पूंजीगत लाभ। धारा 45, जब कोई जमीन, घर या शेयर बेचकर मुनाफा कमाता है। सही कहा। और जो आखिरी है O, यानी अदर सोर्सेस या अन्य स्रोत। धारा 56। जो ऊपर के 4 में फिट नहीं बैठा वो सीधे O में चला जाएगा। बिल्कुल, यह एक तरह की बची खुची कैटेगरी है। इसी से मुझे नोट्स का एक बहुत मजेदार उदाहरण याद आया। जैसे अगर कोई ड्रीम 11 पर 1 करोड़ रुपए जीत जाए तो वो तो सैलरी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है। तो वो इसी अन्य स्रोत या अदर सोर्स में आएगा। लॉटरी, सट्टा, क्रॉसवर्ड पजल, ये सब यहीं आते हैं। लेकिन इस पर टैक्स तो बहुत भारी लगता होगा। बहुत ज्यादा। अगर आपकी जीत 10,000 रुपए से ऊपर है तो सीधा 30% टैक्स कट जाता है, वो भी TDS के रूप में। सीधा 30%? मतलब पैसा आपके हाथ में आने से पहले ही सरकार अपना हिस्सा काट लेती है। बिल्कुल, बिना किसी स्लैब के सीधा कटता है। ये तो थोड़ा दुखद है सुनने वालों के लिए जो लॉटरी का सपना देखते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जिस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता, मतलब एकदम जीरो? हाँ, बिल्कुल है। धारा 10 में ऐसे टैक्स फ्री इनकम की लंबी लिस्ट है जिसे एग्जेम्पशंस या छूट कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है धारा 10 उपधारा 1, कृषि आय। अच्छा, खेती से होने वाली कमाई। हाँ, भारत में खेती से होने वाली कमाई पर केंद्र सरकार 0% टैक्स लगाती है। मैंने ये भी पढ़ा कि राजनीतिक दलों को भी छूट मिलती है। हाँ, धारा 13(1) के तहत राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता। क्या बात है। लेकिन एक शर्त है, उन्हें अपना रिटर्न समय पर भरना होता है और खातों का ऑडिट करवाना होता है। अच्छा, तो शर्तें लागू हैं। अब आम आदमी के सबसे पसंदीदा विषय पर आते हैं, टैक्स बचाए कैसे? डिडक्शंस। हाँ, कटौतियां। मतलब मैंने देखा है लोग मार्च के महीने में कैसे भाग दौड़ करते हैं नोट्स में। धारा 80C से 80U तक का जिक्र है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे 80C, जिसमें LIC, PF या बच्चों की ट्यूशन फीस आती है, इसमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। और इसके अलावा 80D है, जहां आप हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर छूट ले सकते हैं। और 80G भी है ना, दान के लिए, जैसे PM केयर्स या किसी मंदिर ट्रस्ट में पैसा देना। बिल्कुल। और ये सब काम कैसे करता है? आपकी जो पूरी कमाई है, जिसे ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, उसमें से ये सारी कटौतियां घटा दी जाती हैं। मतलब अगर किसी ने 10 लाख कमाए और 1.5 लाख 80C में निवेश कर दिए तो अब उसका टैक्स सिर्फ 8.5 लाख पे लगेगा। एकदम सही। इसी को टैक्सेबल इनकम कहते हैं। अब ये पूरी व्यवस्था काम कैसे करती है? नोट्स में एक बहुत ही अच्छा प्रक्रिया चक्र समझाया गया है। सबसे पहले तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए,
धारा 139A के तहत। हाँ, पैन कार्ड आपकी पहचान है। फिर आप पैसे कमाते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी कंपनी TDS काट लेती है और आपको फॉर्म 16 देती है। और सिर्फ फॉर्म 16 ही नहीं, एक फॉर्म 26AS भी होता है। हाँ, उसे टैक्स पासबुक कहा गया है नोट्स में। बिल्कुल, जैसे बैंक की पासबुक में हर एंट्री दिखती है, वैसे ही 26AS में ये दिखता है कि आपके नाम पर सरकार के पास कितना टैक्स जमा हुआ है। बहुत ही पारदर्शी सिस्टम है। फिर इन सब कागजों को लेकर आप 31 जुलाई तक अपना ITR भरते हैं। और उसके बाद आयकर विभाग उस रिटर्न का आकलन या असेसमेंट करता है कि आपने सब सही भरा है या नहीं। लेकिन सोचिए, अगर कोई चालाकी करे तो, मतलब अगर कोई अपनी आय छिपा ले, तब तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। नोट्स में धारा 271 का जिक्र है। अगर आपने आय छिपाई तो जो टैक्स आपने बचाया है उसका 100% से लेकर 300% तक का जुर्माना लग सकता है। 300%? मतलब जितना बचाया उसका 3 गुना वापस देना पड़ेगा। हाँ, इसे पेनल्टी कहते हैं। बाप रे! लेकिन मान लीजिए आयकर विभाग से कोई गलती हो जाए या वो गलत जुर्माना लगा दे, तो क्या कोई आम आदमी इसके खिलाफ आवाज उठा सकता है? बिल्कुल। हमारी न्याय प्रणाली में अपील करने का पूरा अधिकार है। इसकी एक पूरी सीढ़ी है। हाँ, नोट्स में वो क्रम दिया हुआ है। सबसे पहले आप कमिश्नर के पास जाते हैं। अगर वहां बात नहीं बनी तो ITAT यानी ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। फिर भी समाधान नहीं हुआ तो हाई कोर्ट और आखिर में सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि ये सब मुफ्त में नहीं होता। अपील करने के लिए एक फीस जमा करनी पड़ती है, जैसे 250, 500 या 1000 रुपए, जो विवादित राशि पर निर्भर करती है। सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये कानून 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ था और ये पूरी तरह से एक डायरेक्ट टैक्स है। साथ ही पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर का जिक्र तो आता ही है। बिल्कुल। प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स का सीधा सा मतलब यही है कि इसका बोझ किसी और पर नहीं डाला जा सकता और इसी कमाई का हिसाब रखने के लिए पैन की जरूरत पड़ती है। ये जो 10 अंकों का नंबर है ना, ये बहुत जरूरी है। हाँ, और इसके नियम भी बड़े दिलचस्प हैं। जैसे कृषि आय को ही ले लीजिए। हाँ, धारा 10-1 के तहत इसे टैक्स से पूरी तरह एग्जेम्प्ट रखा गया है। मतलब कोई टैक्स नहीं। भारत के कृषि प्रधान ढांचे को देखते हुए ये बहुत अहम है। इसके बाद एक और नियम आता है जो अक्सर चर्चा में रहता है, निवासी या रेजिडेंट का दर्जा। वो 182 दिन वाला नियम, राइट? अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहता है, तभी उसे कर के लिहाज से निवासी माना जाएगा। मतलब साल का ठीक आधा हिस्सा। एकदम सही। अगर साल के आधे से ज्यादा समय देश में बिताया जा रहा है तो टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी भी यहीं बनती है। ये तो ऐसा है जैसे सरकार दिन गिन रही हो कि कौन कितनी बार बाहर गया। और अगर सैलरी से जुड़े नियमों को देखें तो वहां भी कुछ अजीब शर्तें हैं। हाँ, जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए जो भत्ता मिलता है ना, उस पर टैक्स छूट केवल 2 बच्चों तक ही सीमित है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे टैक्स विभाग साथ ही साथ परिवार नियोजन का भी काम कर रहा है। ये तुलना काफी मजेदार है। और जहां तक अचानक हुई कमाई की बात है, वहां तो विभाग बिल्कुल अलग मूड में होता है। लॉटरी वाली बात। बिल्कुल। अगर कोई लॉटरी जीतता है तो उस पर सीधा 30% का भारी टैक्स लगता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अगला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, तभी लेकर आऊंगा।